हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, मैं वहां भी शेयर करता हूं, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बने हैं। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है इसके डीन की नियुक्ति की गई है, तो कौन बने हैं? तो अभी बने हैं श्रीकांत दातार। और अगर हम श्रीकांत दातार की बात करें तो वे भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय मूल के शिक्षाविद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अब डीन बने हैं। अब बात करते हैं कि अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो श्रीकांत दातार की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? तो श्रीकांत दातार को नितिन नूरिया के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब यहां एक प्रश्न और भी बनेगा कि श्रीकांत जो है वो इस संस्था का यानी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नेतृत्व करने वाले या डीन बनने वाले लगातार दूसरे भारतीय डीन हैं। तो इस बात को आप लोगों को पढ़ना है। भारतीय मूल के पिछले वाले जो थे वो भी भारतीय मूल के थे, और अब जो बने हैं श्रीकांत दातार वो भी भारतीय मूल के ही बने हैं। अब आप लोगों ने ये देखना है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बने हैं, तो हम कुछ बातें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ये बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी। ये जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है ये 1908 में स्थापित किया गया था। इसके डीन के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये जानकारियां थी इसके बारे में। इसमें वर्तमान में लगभग 2011 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 1889 स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी इस प्रश्न से हमने पढ़ी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसएसओ सुविधा शुरू की गई है। तो ये नई सुविधा शुरू की गई है जिसका नाम है एसएसओ। अब ये सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जूम के द्वारा, ZOOM, या हिंदी में कहेंगे कि जूम के द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है। अब देखिए यहां पर इसकी टर्म लिखी है एसएसओ। एसएसओ अर्थात सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है लगभग जूम पे आयोजित कराई जा रही है, तो अब उन आभासी कक्षाओं में मदद मिलेगी जिनका ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए भी इसका फायदा रहेगा। ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करने में, ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कराने में, सभी में इसका फायदा रहेगा इसके द्वारा। अब यहाँ प्रश्न ये निकल के आता है कि जितनी भी ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो आपने देखी होंगी लगभग जूम के द्वारा आयोजित हो रही है। अब जूम के द्वारा आयोजित हो रही है तो जूम से भी तो कोई प्रश्न बन सकता है। तो चलिए हम जूम के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जूम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 2011 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एरिक युआन। एरिक युआन जो थे वो इसके संस्थापक थे। और एक बात और भी रहेगी कि इसके चेयरमैन, इसके प्रेसिडेंट और इसके सीईओ भी एरिक युआन ही है। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस प्रश्न के साथ साथ में जूम के बारे में भी पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है ब्रायन स्टीवेंसन को। ब्रायन स्टीवेंसन को अब वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जो ब्रायन स्टीवेंसन है वे इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव के संस्थापक भी हैं। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करी गई है और आपको पता है कि मैं आज ही सारे नोबेल पुरस्कारों की वीडियो भी शेयर कर चुका हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको पढ़ लीजिएगा। और वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा। स्वीडन की जो है ये फाउंडेशन है जिसके द्वारा वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से हमने पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
2 दिवसीय अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ। तो अगर इसका समापन हुआ है तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो ये 2 दिवसीय था, लिखा हुआ है प्रश्न में ही, 2 दिवसीय था। तो इसका आयोजन 7 और 8 अक्टूबर को किया गया। ये भारतीय नौसेना और तटरक्षक के बीच जहाजों के साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 50 गश्ती जहाजों ने भी भाग लिया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि नाम लिखा है सागर कवच, तो इसका उद्देश्य भी उसी से संबंधित है। क्या है, देखिए, समुद्री खतरों से निपटना ही सागर कवच का मुख्य उद्देश्य है। क्यों है, क्योंकि देखिएगा इसमें सारी की सारी भारतीय नौसेना के साथ जो तटरक्षक बल है वो भी जुड़े और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी ने मिलकर के इसमें भाग लिया है, सभी ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री खतरों से निपटना। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न, इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया कनाडा में। कनाडा में जो है इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब अगर ये इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कनाडा में हुआ है तो भारत की तरफ से इसमें संबोधित किसने किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया गया है। अब अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कनाडाई व्यापार समुदाय को भारत में निवेश करने और भारत को निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना ही इस इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को इसके कॉन्फ्रेंस के बारे में जानने को मिली। लेकिन इसका आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन तो कनाडा में किया गया। तो अगर कनाडा में किया गया है तो कुछ बातें कनाडा से भी बन सकती है। तो मैं आप लोगों को कनाडा से बनने वाली बातें बताता हूं। जैसे अगर पूछा जाए कनाडा की राजधानी कहां पे है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा में, और लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है वो है टोरंटो। टोरंटो शहर जो है वो कनाडा में ही है। और कनाडा की ऑफिशियल भाषा कौन सी है, अंग्रेजी और फ्रेंच। उसके बाद बात करते हैं हम कि वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन थोरियू। जस्टिन थोरियू जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से मिली है। उसके बाद है अगला प्रश्न, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना का शुभारंभ किया गया है। तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है असम में, और असम के ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बताता रहता हूं कि जहां कहीं भी आपको YSR मिले तो आप आंध्र प्रदेश समझिएगा, और YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई समझिएगा। लेकिन जहां, क्योंकि असमी भाषा में असम को असोम बोलते हैं, तो जहां कहीं भी आपको असोम लिखा मिले तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये योजना कहां पर शुरू की गई है। ये योजना शुरू की गई है असम राज्य में, और वहां के मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाना, क्योंकि ऊपर इसके योजना के नाम में भी लिखा है स्वनिर्भर नारी और आत्मनिर्भर। तो जो राज्य की आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उन महिलाओं को सशक्त बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 3.72 लाख से अधिक स्थायी व्यक्तिगत और 822 सामुदायिक परिसंपत्ति निर्मित की जाएगी। ये जानकारियां इसके बारे में हमने पढ़ी है। तो ये असम में शुरू की गई है। तो हम कुछ बातें असम के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करना चाहें असम की राजधानी की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम में जिले कितने हैं, 33। असम का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1960 को। असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, और भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च की गई है। तो वन और वन्य जीव हेल्पलाइन जो है 1926, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने
वनों की सुरक्षा और वन्य जीवन को ध्यान में रखते हुए अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है जो है 1926। तो ये जानकारी यहां से थी। इसका उद्देश्य मैं बता चुका हूं कि वनों की सुरक्षा करना और मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटना ही इस योजना का या इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। न्यायमूर्ति के उषा का निधन। अब न्यायमूर्ति जो थी के उषा, उनका निधन हुआ है। वे केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। 1961 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एक वकील के रूप में और 1991 से 2000 के दौरान वे न्यायाधीश रही, लेकिन सन 2000 और 2001 तक वे केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रही। तो ये जानकारी हमने आज की वीडियो से पढ़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा और भी नोट्स मिलते रहें। मैं आपको शेयर कर चुका हूं सारे जो नोबेल पुरस्कार 2020 थे उसकी वीडियो शेयर कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वो भी पढ़िएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।